Hello friends, welcome to Quotient Classes. So this is the third part of our NEET 2020 solutions in which we are discussing questions of physics. So in this video we are going to discuss two chapters, modern physics and semiconductors. So without any delay, let's get started. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, an electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt. The de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 to the power minus 2 नैनोमीटर. द पोटेंशियल डिफरेंस इज. तो इसमें हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जनरल फार्मूला है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो एक बार आप इसे ट्राई कीजिए. एक्चुअली जब भी मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पॉज करके पहले खुद से एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए. इससे क्या होगा कि आप एक तो क्वेश्चन को खुद से पहले बना लेंगे, और दूसरा कि आपका जो अप्रोच है और मेरा जो अप्रोच है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं. अगर आपका अप्रोच सही है तो यू कैन फॉलो दैट. अगर आपको लगे कि मेरा अप्रोच सही है तो यू कैन फॉलो माइन. ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला जो पढ़ते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो बस हम इसे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये काफ़ी आसान है. इसमें हमें वोल्ट भी पूछा है और यहाँ पर वोल्टेज ही है, तो सिंपल हमको ये यहाँ से मिल जाएगा. अब इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि हमें पहले देखिए, ये जो लैम्डा दिया हुआ है वो नैनोमीटर में दिया हुआ है, और पहले हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो अब ये नैनोमीटर में तो कितना है, 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 नैनोमीटर, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. 1 नैनोमीटर इज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर. ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए. तो ये क्या हो गया, 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर, दैट इज 0.1227 एंगस्ट्रॉम. हमें यहाँ पर यही कन्वर्जन करना पड़ेगा, बस हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे. तो रूट वी क्या हो जाएगा, 12.27 डिवाइडेड बाई 0.1227, 100 आ गया. अब हमें v फाइंड करना है, दोनों ओर स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10,000. तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर 4 वोल्ट. तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस फार्मूला का एप्लीकेशन था. नेक्स्ट इज व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप इज बम्बार्डेड विथ अ न्यूट्रॉन इट जनरेट्स क्रिप्टन एंड 3 न्यूट्रॉन एंड. अब क्या होगा कि यहाँ पर यूरेनियम है, एक न्यूट्रॉन आया, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकले, प्लस एक क्रिप्टन निकला, प्लस एक अनआइडेंटिफाइड एलिमेंट निकला. हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना है. तो सिंपल सा बात है, हम लोग दोनों साइड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंजर्व कर देंगे. अब देखिए, यहाँ पर प्रोटॉन कितना था हमारा, यहाँ था 92. अब न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया है तो प्रोटॉन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यहाँ पर भी प्रोटॉन निकल रहा है. तो यहाँ देखिए, जो क्रिप्टन है, यहाँ पर मेरा प्रोटॉन कितना है 36. तो x का प्रोटॉन कितना हो जाएगा, सिंपल हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 92 माइनस 36, ये हमारा आ गया 56. ठीक है, तो 56 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज 56. यहाँ देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है. हमें न्यूट्रॉन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मास कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सिंपल एक कैलकुलेशन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल. ठीक है, ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, यहाँ पर हम लोग लाइट लगाए. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? ठीक है, आपको यहाँ पर दो चीज़ों को जानने की आवश्यकता है. एक है फ्रीक्वेंसी और एक है इंटेंसिटी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिनोट करता है,
और इंटेंसिटी नंबर। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करें तो इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन हम वही बोलते हैं कि अगर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लिया कि वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी इसकी ज़्यादा है। ठीक है, हम अगर इंडिविजुअली अगर हम कंपेयर करें तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में डिफरेंस यही होता है। अब देखिए, हमें ये तो पता है कि ये जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं तो वो होता है आपका, अगर हम के मैक्स का अगर हम देखें तो एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन फाई। ठीक है, ये होता है। अब हमसे ये बोल रहा है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड इंसिडेंट, पहले 1.5 टाइम किया गया ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेरा F0 है तो हम कितना इंसिडेंट कर रहे हैं, 1.5 F0। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन अगर कम फ्रीक्वेंसी का अगर हम एक उस पर लाइट अगर लगाएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, तो उससे क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने के लिए उसे मिनिमम एनर्जी चाहिए। और ये मिनिमम एनर्जी कौन देता है? वो जो लाइट जो जिस फ्रिक्वेंसी का जो लाइट होता है वो फोटोन के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम उससे मान लिया कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट एक ये नंबर है, अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इसको देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा ही नहीं। अगर हम 100 इलेक्ट्रॉन भी अगर हम 100 इलेक्ट्रॉन भी अगर हम उस फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पर बम्बार्ड करते हैं, फिर भी टोटल एनर्जी तो हो जाएगा 500, लेकिन फिर भी जो मिनिमम जो उसका थ्रेशोल्ड था वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा ही नहीं। यहाँ देखिए, अब ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी हाफ कर देते हैं तो ये क्या होगा 0.75, एंड दिस इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही कम है तो तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो करंट क्या हो जाएगा, 0। एक चीज़ और इसमें देखिए, यहाँ पर जैसा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैं बस एक रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम इंसिडेंट करते हैं लाइट न्यू फ्रीक्वेंसी का, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ से क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा। इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो करके फिर यहाँ रीच करेगा और इसी में वो क्या होगा कि एनर्जी गेन करेगा और यहाँ पर तक पहुँचेगा और इसके थ्रू फिर वो सर्किट के थ्रू करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो करंट आएगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें रिक्वायर्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो हमें बस करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, इंटेंसिटी अगर कम करते हैं तो हमारा जो करंट है वो कम फ्लो होगा। लेकिन करंट बहेगा कि नहीं ये जो डिसाइड करता है वो करता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दो अलग अलग कंसेप्ट है, आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं एक अलग से मॉडर्न फिजिक्स पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन चीज़ों को और क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट इज फॉर अ ट्रांजिस्टर रिएक्शन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। बेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन्स शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशन। Base emitter and collector regions should have same size. Both emitter and junction as well as the collector junction are forward biased. The base region must be very thin and lightly dropped. ये theoretical question है और मैं theoretical questions की ही बात करता हूँ कि आपको जनरली जो आप कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं उनमें theoretical questions बहुत कम आते हैं।
या फिर न के बराबर। तो आप थ्योरेटिकली भी पढ़िए। ये देखिए, ये जिसको आता है ट्रांजिस्टर के बारे में जिसने अच्छे से पढ़ के रखा है वो सिंपल बहुत जल्दी मतलब पढ़ते के साथ वो आंसर लगा देगा, उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? देखिए सिंपल सा बात है, जैसे ह्यूमन ब्रेन है तो उसमें न्यूरॉन्स होते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ट्रांजिस्टर न्यूरॉन का ही काम करता है। न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, उसी तरह से ट्रांजिस्टर से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है ऑन ऑफ करके 0 1 1 0। इस तरह का जो बाइनरी कोड जो ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांजिस्टर के ही द्वारा होता है, और इससे पूरा का पूरा सर्किट का जो मैकेनिज्म है वो गवर्न होता है। अब दो तरह का ट्रांजिस्टर होता है, NPN और PNP। N क्या है? N टाइप सेमीकंडक्टर है। P क्या है? P टाइप सेमीकंडक्टर है। तो अगर हम 3 सेमीकंडक्टर लेते हैं जिसमें एक बाकी दोनों से अलग होगा, तो उससे अगर हम तीनों को जोड़ दें तो एक ट्रांजिस्टर हमें मिल जाता है। और आप प्रैक्टिकली ट्रांजिस्टर आपको ऐसा दिखेगा, एक कलेक्टर होता है, एक बेस होता है, एक इमीटर होता है, ठीक है। और ये आपने पढ़ ही रखा होगा। और ट्रांजिस्टर दो तरीके से यूज हो सकता है। पहला यूज है एम्पलीफायर, जो इनपुट सिग्नल को बढ़ा करके आउटपुट में देता है। दूसरा होता है एज ए स्विच, ऑन ऑफ करने में। जैसे हम लोगों के घर में जो स्विच, जो फैन का, लाइट बल्ब का जो स्विच होता है ऑन ऑफ वाला, उस तरह से भी ट्रांजिस्टर यूज़ हो सकता है। और एम्पलीफायर मतलब किसी भी इनपुट क्वांटिटी को आउटपुट में एम्पलीफाई कर देना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हियरिंग ऐड। जिनको सुनने में दिक्कत होता है वो एक मशीन लगाते हैं, तो जो भी वॉइस हम बोलते हैं एम्पलीफायर क्या करता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है और उनके कानों तक पहुंचाता है, जिससे वो अच्छे से सुन पाते हैं। तो ट्रांजिस्टर का ये दो इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जनरली ऐसा होता है, इमीटर, बेस, कलेक्टर। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सोन स्ट्रक्चर कैन बी अंडरस्टूड एज इमीटर। दिस हैज, इसका मॉडरेट साइज होता है इमीटर का, और ये हैविली डॉप्ड होता है। एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू सप्लाई नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। अगर ये मान लिया कि NPN टाइप का है तो ये इमीटर है, तो ये मेजॉरिटी कैरियर, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। दिस इज सिंपली इंडिकेट, इसको हम E से डिनोट करते हैं। बेस क्या होता है? बेस ये जो होता है ये थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? टू पास द मेजॉरिटी कैरियर फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर। कलेक्टर क्या है? इट इज़ द, ये जनरली राइट साइड में होता है, और ये क्या करता है, ये कैरियर्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, एंड इमीटर और बेस के कंपैरिजन में इसका साइज़ बड़ा होता है, और ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, ठीक है। और इसको हम C से डिनोट करते हैं। तो अगर हम डोपिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा इमीटर डोप्ड होता है, उससे कलेक्टर, फिर बेस सबसे कम डोप्ड होता है। और अगर हम लेंथ की बात करें, थिकनेस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो साइज जो सबसे ज़्यादा थिक होता है या जिसका डायमेंशन सबसे ज़्यादा होता है, इसको लेंथ भी कह सकते हैं आप, वो कलेक्टर का होता है, फिर इमीटर का होता है, और फिर बेस का होता है। तो ये हो गया आपका बेसिक ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और तो यहाँ अब देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका आंसर 4 होगा, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, ठीक है। तो अब सेम साइज, ये तो अभी डिस्कस किया, ये गलत हो गया। ऑल कंसंट्रेशन, ये भी गलत हो गया। अब आपका बचा बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, ये रॉन्ग है। इसमें इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है। ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है और कलेक्टर बेस ये रिवर्स बायस्ड होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन तो खैर सॉल्व हो गया। मैं फिर से एक ट्रांजिस्टर पर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा,
जिससे कि आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाए। और जनरली ट्रांजिस्टर के साथ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट को दिक्कत होता है, तो इसे मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर मैं इसको बना करके अपलोड कर दूँ, जिससे कि आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट इज लॉजिक सर्किट। तो इस तरह का क्वेश्चन में देखिए हम लोग 2 अप्रोच से आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो आप इसको गेट आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये नॉट है, ये भी नॉट है, और ये क्या है, नॉर है। तो ये 2 तरीका है, एक है बुलियन अलजेब्रा और ये एक है ट्रूथ टेबल। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप कर ले, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फॉलो बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है। ये तो खैर आसान सर्किट है, लेकिन इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिल सकता है आपको एग्ज़ाम में। तो खैर खास करके जो मेंस और एडवांस दे रहे हैं, तो उसमें आप बुलियन अलजेब्रा को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, और ट्रूथ टेबल से भी आप चल सकते हैं। तो देखिए दोनों मैं अप्रोच दोनों डिस्कस करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये नॉट गेट है, तो ए है, तो ए का नॉट क्या होगा, ए बार होगा, बी का नॉट बी बार होगा। अब यहाँ जा रहा है तो ये क्या नॉर गेट है, नॉट और, ए बार प्लस बी बार। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, ये तो और ले लिया, अब इसका हमने नॉर कर दिया, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब देखिए जब भी बार ब्रेक होता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो अगर हम बार को ब्रेक करते हैं, ऐसा कर दिया तो साइन चेंज हो गया, यहाँ पर डॉट आ गया, बी बार ऐसा हो गया। बार का बार लेते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, ए डॉट बी। ये हमारा क्या है, एंड गेट है। तो सिंपल सा बात है, आप देख लीजिए कि एंड गेट किस में है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आपका आंसर 1 हो गया। ट्रूथ टेबल से भी चल सकते हैं, ए बनाया, बी बनाया और वाई बनाया, ठीक है। तो ए को 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 सॉरी, इसको मैं ठीक से 0 था, ये 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो 1 1 का और करेंगे तो 1 होगा, फिर उसका नॉट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ए 0 है तो ए का नॉट 1 आ गया, बी 0 है तो बी का नॉट 0 आ गया, सॉरी बी 1 है तो बी का नॉट 0 हो गया, तो 1 0 का और 1, उसका नॉट 0, उसी तरह से 1 0 1 1 है तो 1 का नॉट 0, बी का नॉट 0, 0 0 का और 0, उसका नॉट 1, उससे भी हमारा 1 आता है। तो आप जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं आप उसी को कंटिन्यू रखिए, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बुलियन अलजेब्रा का प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है, इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। मान लिया कि कहीं 1 को 1 ही लिख दिया, ऐसा हो सकता है, हो सकता है वो एग्ज़ाम प्रेशर में। तो एक बार आप बुलियन अलजेब्रा रिवाइज कर लीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो एक्सप्लेन करके बना दूंगा। नेक्स्ट इज द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक ना। तो अब क्या है कि इसमें देखिए सेमीकंडक्टर का होता है, ये सबको पता है, लेकिन कुछ इंसुलेटर्स का भी होता है। ये काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट ने गलत किया है, उन्होंने बस 3rd को मार्क करके वो आ गए हैं, और उनको पता नहीं था कि इंसुलेटर का भी होता है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि देखिए जैसे मान लिया कि एयर है, तो एयर क्या होता है कि एक इंसुलेटर है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें तो हो सकता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन हो जाए और उसके थ्रू करंट फ्लो हो जाए, तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा काफ़ी हाई टेम्परेचर पर। तो ऐसा पॉसिबल है, तो इसका आंसर 4 है। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वेश्चन था एक तरह से, वो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपका गलत हो जाएगा। खैर इस तरह का एक्सेप्शंस आते रहता है, तो देखिए अगर आपको एनसीईआरटी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं इस पर। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही है, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन थे। तो अभी बात जो टॉपिक्स जो बच गए हैं उनका भी मैं वीडियो अपकमिंग डेज़ में बना करके पोस्ट कर दूंगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं।
So thanks for watching.